हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी से रिलेटेड ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप लोगों के रीट एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ में आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड यानी कि टीचर से संबंधित जो भी एग्ज़ाम आपके होते हैं उन सभी में एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होता है। आप लोगों को अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तभी आप लोगों की सारी बेसिक चीज़ें कवर हो पाती है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का 7th चैप्टर विज्ञान विषय का। एनसीईआरटी जो है अपनी 7th चैप्टर आज पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जंतुओं और पादपों में जो परिवहन होता है उससे रिलेटेड इस वीडियो में और इस चैप्टर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना। वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो। तो चलो चलते हैं, पढ़ते हैं 7th चैप्टर जंतुओं और पादपों में परिवहन। देखो, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। ठीक है, क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव होता है? तो चित्र 7.1 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रहा परिसंचरण तंत्र का पूरा डायग्राम, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी हृदय, शिरा, धमनी वगैरह सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होगी। ठीक है ना। नहीं दिख रही है तो गूगल आपके पास है, आराम से सर्च करके पूरी चीज़ें आप लोग क्लियर देख सकते हैं। ठीक है। क्या आपको हृदय यानी कि होता है आपका हार्ट, है ना, हिंदी में बोले तो दिल। आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही है ना। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का क्या करती है? परिसंचरण तंत्र बनाती है, हृदय और रक्त वाहिनियाँ। इस अध्याय में हम पादपों और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जिसमें भी हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। शरीर में रक्त बहुत जरूरी है। बिना रक्त आप लोगों को पता है क्या क्या बीमारियां होती है, क्या क्या नहीं होती है, और एंड में आप लोग क्या है पहुंच भी जाते हो। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें होती है। बिना, बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि रक्त की कमी आ गई शरीर में, ये वो, फिर आयरन की गोलियां दी जाती है वगैरह वगैरह। वो बात की बातें हैं। पहले हम रक्त के बारे में पढ़ते हैं, क्या हो रहा है शरीर में, रक्त कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है। चलिए, रक्त जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है क्या होता है? आपने देखा होगा जब आपको ब्लेड वगैरह लग जाती है, चाकू लग जाता है, तो फट से खून आने लग जाता है, होता है ना। बिल्कुल। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त को ही रुधिर यहाँ पर कहेंगे, ब्लड जिसको कहते हैं। ठीक है, रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, यानी कि वाहिनियों में बहता है, प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को शुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत, शुद्रांत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को, रक्त जो है आपके शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। ठीक है ना, यह बात समझ में आपके आ गई होगी। अब देखो, रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। बहुत सारी कोशिकाएं आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या रहेगी? निलंबित रहेगी। परिसंचरण तंत्र का आप लोगों ने डायग्राम देख ही लिया है। अब यहाँ पर पहेली नामक जो लड़की है वो कह रही है कि रक्त का रंग यानी कि ब्लड यानी कि खून का रंग लाल क्यों होता है। तो यहाँ पर देखो, रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी होती है, जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। समझ गए ना आप लोग? चलिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके यानी कि दोनों मिलकर शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन कराता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना
कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही जो रक्त है या रुधिर है उसका रंग लाल होता है। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए, जैसे एग्जाम में आ जाता है कि आपके जो रक्त है उसका रंग लाल किसके कारण होता है या क्यों होता है, तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें हम कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। पहले हमने पढ़ी रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी, WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद कलर की होती है। यह कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूझो खेलते समय गिर गया, है ना। आप लोग जान ही रहे होंगे कि बूझो और पहली पूरे चैप्टर का सार आपको समझा देती है। ठीक है, तो देखो बूझो खेलते समय क्या हो गया, गिर गया। उसके घुटने में क्या हो गया, चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का बन गया। आप भी कभी गिरते होंगे, है ना, कभी गिर गए होंगे बचपन में कभी, तो आपने देखा होगा कि खून निकलता है थोड़ा और फिर उसके चारों तरफ ब्लड यानी कि रेड कलर का डार्क सा काला काला सा हो जाता है। वो क्यों होता है आपको पता चला क्यों हो रहा है, वो एक थक्का जम गया आपके, है ना। यह देखकर बूझो परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उनमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें कहते हैं पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ। ठीक, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, तभी तो रक्त इधर उधर घूमेगा। अगर रक्त वाहिनियाँ ही नहीं होगी तो बिना किसे कैसे घूम लेगा, है, समझ रहे हो ना। चलो, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं कि अंतःशोषण, उच्च शोषण हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। अंतःशोषण मतलब सांस को अंदर लेना, उच्च शोषण यानी कि सांस को बाहर निकालना। आप जानते हैं कि अंतःशोषण के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। बिल्कुल, रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। देखो यहाँ पर साथ ही रक्त जो है कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में ले जाता है जहाँ से ये फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, शोषण वाला चैप्टर पढ़ा था ना, छठा। तो इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की हो गई है यहाँ पर, कौन कौन सी, एक तो धमनी और एक शिरा। चित्र 7.1 में आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर देखो, ये देखो शिरा ब्लू कलर में है और धमनी यहाँ पर रेड कलर में है, दिख गया आपको। अब चलते हैं आगे। धमनियाँ हृदय से, अब ध्यान से सुनना बात को, धमनियाँ जो रहती है वो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ या दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है ना, देखो अपने दाहिने यानी कि दक्षिण, जो आपका सीधा हाथ है, नॉर्मल सी भाषा में अगर हम बात करें तो आपका जो दायां हाथ सीधा हाथ है, उसके हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं कलाई के अपने बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। देखो यहाँ पर ऐसे रखना है, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन गति महसूस होती है, आपको धक धक सुनाई देगा, बिल्कुल देगा। यह स्पंदन क्यों होता है, यह स्पंदन नाड़ी स्पंद यानी कि नब्ज कहलाता है। यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। यहाँ पर आप लोग ऐसे हाथ रख के आप लोग देख लेना, धक 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 धक, जैसे दिल धड़कता है ना, धक धक धक, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर भी आवाज़ें आएगी। वो इसलिए होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है आपके शरीर में, क्या है, ब्लड इधर उधर घूम रहा है, तो काम बढ़िया आसानी से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का, इसलिए वो सारी चीज़ें होती है। समझ गए, चलिए। अब स्पंदन दर किसे कहते हैं, जितनी बार नाड़ी आपकी धड़क रही है वही स्पंदन दर हो जाएगी। चलो, आपने कितनी नाड़ी स्पंदन गिने, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। ध्यान रखना, 72 से 80 एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों को तुलना करके इस सारणी में आप लोगों को लिख देना है।
वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है क्या कहलाती है? शिराएं। समझ गए? वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस कहाँ ले जाती है? हृदय में। क्या कहलाती है? शिराएं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ देखो फेफड़े आपको दिख रहे हैं और ये सामने दिल से टाइप में दिख रहा है, हालांकि दिल शेप में नहीं होता है ये, है ना, ये बना देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये 4 एंगल में होता है, 4 इसके भाग होते हैं, अलग टाइप शेप होता है। यहाँ पर हृदय आपको दिख रहा होगा बीच में, फेफड़े ऊपर की साइड दिख रहे होंगे, फुफ्फुस धमनी एक तरफ है और फुफ्फुस शिरा एक तरफ है। जहाँ फुफ्फुस धमनी है उस साइड में आपकी शिरा होगी, फुफ्फुस शिरा की तरफ होगा धमनी। ठीक है, और बीच में आपको कोशिकाएं दिख रही है, दिख गया? ठीक है ना, इतना सब कुछ। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए चित्र 7.3 में आपने देख लिया। क्या आपको धमनियां और अन्य अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है? उत्तकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहते हैं केशिकाएं। क्या कहेंगे? जो और ज़्यादा बारीक हो जाए, पतली हो जाए, उन नलियों में विभाजित हो जाती है, उसे कहते हैं केशिकाएं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय में ले जाती है। अब यहाँ पर चित्र 7.3 देखकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ही ले जाती है। पहले ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। समझ रहे हो? यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। अब यहाँ देखो, ये नीले बॉक्स जो आ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन इसी में से ऐसे के ऐसे मिल जाते हैं बहुत सारी बार। ठीक है, देखो रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यानी कि जिसके पास रक्त की कमी होती है तो वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर धरती पर हैं जिनके पास रक्त की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वो क्या करते हैं? डोनेट करके दूसरे की ज़िंदगी को बचा लेते हैं। ठीक है ना। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है, जो कई बार अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है। ठीक है ना। देखिए जैसे कि आप लोग ब्लड डोनेशन करते हैं तब आप लोग सोचते होंगे कि मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, मेरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपका जो वेस्ट मटेरियल सा वेस्ट ब्लड होता है थोड़ा बहुत, जो किसी के शरीर में जाकर उसको रीग्रोथ कर दे, वापस से उसको जीवित कर दे, तो इस टाइप का ब्लड अगर आप थोड़ा बहुत निकाल भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई कमजोरी नहीं होगी उससे। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारों के दिमाग में चलता है कि ब्लड डोनेशन करते ही मैं बेहोश हो जाऊंगा। नॉर्मल सा प्रोसेस है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया चलता है नॉर्मल। अगर आपके शरीर में ब्लड है, अगर मान लो आपके शरीर में खुद में ही ब्लड नहीं है और आप लोग बड़े भामाशाह बन के दानवीर बन के दान कर रहे हो, तो फिर आप खुद भी जाओगे। ठीक है ना। तो आपके शरीर में अगर ब्लड की पर्याप्त मात्रा है, ठीक है भाई, आपका काम चल रहा है, तो आप लोग डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कम है तो आप अपनी ध्यान रखें और दूसरे किसी और जिसके भी ज़्यादा है ना, तो उस हिसाब से आप लोग डोनेट कर सकते हैं। अपनी स्वेच्छा से डोनेट करना होता है, किसी की ज़बरदस्ती करा के डोनेट नहीं करना होता है। ठीक है ना। चलिए हृदय की बात करते हैं। हृदय मतलब हार्ट। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। बाएं हाथ की तरफ आप लोग हाथ लगा के देखो, धक 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 की आवाज़ आ रही होगी, है ना। जरूर आप लोग चेक कर सकते हैं। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। ठीक है ना। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। बिल्कुल आप लोग मुट्ठी बना सकते हैं। आपके हृदय का अमाप यानी साइज लगभग आपकी जो मुट्ठी है ना, इतना ही होता है। ठीक है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? सोचो। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देने के लिए
हृदय को 4 कक्षों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि दिल शेप का नहीं होता है वो, है ना, जैसे आप लोग बना देते हो शादी के टाइम पर दिल बन गया वही, है ना, उस टाइप से नहीं होता है। उसके 4 भाग रहते हैं, अलग टाइप होता है। देखो पहेली क्या कह रही है, पहले इसकी बात सुनना जरूरी है। पहेली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होगा। अब देखो हृदय के आपके 4 पार्ट होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, 4 भागों में बटा है। ऊपर के जो 2 भाग हैं उनको तो कहेंगे आलिंद, और नीचे के 2 भाग है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर के जो 2 भाग हैं उनको तो कहते हैं आलिंद, और नीचे के 2 भाग हैं उनको कहेंगे नीले, है ना। ऊपर वाले भाग को आलिंद और नीचे वाले 2 भाग को क्या कहेंगे, नीले। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 4 भाग होते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है, ठीक है। चलो परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप कर देता है। देखो यहाँ पर ये देखो पूरा डायग्राम आपको दिखाया गया है। ऊपर की तरफ महाशिरा है और इधर की साइड में महाधमनी है। बाईं तरफ तो महाधमनी और दाईं तरफ महाशिरा। उसके बाद देखो फुफ्फुस धमनियाँ आपको देखने को मिल जाएगी और फुफ्फुस सिरा भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ देखिएगा, ये दिख गया आपको। चलिए इधर की साइड जो आपको ये 2 ऊपर के भाग दिख रहे हैं रेड कलर में और ब्लू कलर में, है ना, तो ये बायां आलिंद है एक साइड दायां आलिंद है ना, और नीचे की तरफ दायां नीले हैं और बायां नीले हैं। इस टाइप से आपकी जो है मानव हृदय का काट चित्र ये आपको दिख गया होगा। अब हम बात करेंगे हृदय स्पंद की, है ना। हृदय स्पंद क्या होता है, हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। हृदय के जो कक्ष की भित्तियां हैं, जो 4 कक्ष आपने पढ़े, वो भित्तियां जो है पेशियों की बनी होती है। यह पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कहलाता है। आप लोग रियलाइज करो, अपना हाथ रख के देखो, धक 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 की आवाज़ आपको सुनाई देगी। 1 मिनट में 72 बार आपका धक 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 हो रहा होगा। याद रखिए हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों यानी कि धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए जो आपके यहाँ पर लगाता है ना, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। ऐसा होता है, ये देखो ऐसे चेक करता है ना डॉक्टर आपके, है ना, स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं। एक ट्यूब होती है, श्रोतिता होती है और चेस्ट पीस होती है, जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। इस टाइप से आपका ये स्टेथोस्कोप होता है। इसका मॉडल आप लोग देख सकते हैं। अब देखो चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी कि श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस अपने हृदय के स्थान पर रखकर आपका जो भी हृदय उसकी तरफ रखेगा और श्रोत्यता को क्या करेगा, अपने खुद के कानों में लगा देगा, ठीक है, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन हो जाए, ध्वनि सुनाई दे जाए। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। अब घर पर हम स्टेथोस्कोप बना रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई आपको कीप लेनी। कीप मतलब समझ गए होंगे ना, वो पेट्रोल वेट्रोल पानी वानी डालने के लिए वो कीप यूज में की जाती है, समझ गए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कसकर लगाइएगा। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। देखो इस टाइप से कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदों की है, ठीक है ना। आपका जो हृदय धड़क रहा है ना, वो है वो, ठीक है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4 या 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः अगर आप लोग दौड़ के हृदय स्पंदन जांच करोगे तो तेज तेज दौड़ेगा, तेज तेज आवाज आएगी। नॉर्मल प्रोसेस है ना। अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन दर सारणी 7.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताता है, ठीक है। चलिए आगे देखो, यहाँ पर आप लोग लिख लेना
दौड़ने के बाद और विश्राम के समय आप लोग आराम से लिख सकते हैं अपना नाम वाम। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बताती है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनना। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 15 देखो, रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे 1578, ठीक है, 1657 तक 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ध्यान रखना, विलियम हार्वे ने की थी। सन यहाँ पर मेंशन है, जो कि एक अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया। उन्हें ही परिसंचारी यानी कि सर्कुलेटर कहा जाता था। क्या कहते थे? सर्कुलेटर। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार करना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी मृत्यु से पहले। वो जो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंजों और हाइड्रा, आपने सुना होगा स्पंज का नाम, हाइड्रा का नाम, है ना, जंतु होते हैं। जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। ठीक है, अब यहाँ देखो, जंतुओं में उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। शोषण अपन ने पहले पढ़ लिया था, इसके पहले वाले चैप्टर में, छठे चैप्टर में। और अभी हमने क्या पढ़ा? परिसंचरण तंत्र पढ़ा, जिसमें भी अपन ने देखा कि ये सारी चीज़ें है ना, अभी अपन पढ़ रहे थे। ठीक, अब इसके बाद रक्त का परिसंचरण पढ़ा। उसके बाद देखो जंतुओं में उत्सर्जन हम पढ़ेंगे। अब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकालना है। नॉर्मल प्रोसेस है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जंतुओं में उत्सर्जन, ठीक, आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। आप लोग डकार लेते हैं, वो जब बाहर निकल जाती है। आप लोग गैस लीकेज करते हैं, तब भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? उत्सर्जन। या फिर आप लोग अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, मलमूत्र, ये सब चीज़ें उत्सर्जन के दौरान ही होती है। उत्सर्जन ही इसको बोलते हैं। समझ गए होंगे अब तो। चलिए, आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से है? आपने तो शुद्ध चीज़ें खाई थी, फिर ये अपशिष्ट कैसे होगी? आप सोचो इसको। अब देखो, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त यानी कि जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में जो भाग लेने वाले जो भी अंग हैं, सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की, अपने शरीर की। ठीक है, चलिए, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वक्र जो गुर्दे होते हैं उनमें उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वक्रों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वक्रों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की ओर होती है, आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है ना। और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे कहते हैं मूत्र मार्ग। जब भी आप अपने टॉयलेट को रोक के रखते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका पेट भारी भारी सा हो रहा है। वो पेट भारी नहीं हो रहा है, आपका मूत्राशय जो है फुल भर गया है, ये होता है। ठीक है ना। और पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, ये देखो, ये दोनों आपको दिख रहे होंगे गोल गोल से अंडे शेप में, ये होते हैं वक्र आपके।
पुरुष में होते हैं। और मूत्रवाहिनी आपकी ये दिख रही होगी आपको, है ना। पुरुष और मादा सभी में वही चीज़ें हैं, नॉर्मल, है ना। बाकी शेप चेंज हो जाती है फिर आगे जाते जाते। बाकी ये मूत्राशय आपका ये रहेगा, मूत्र मार्ग आपका ये रहेगा और यहाँ पर मूत्र रंध्र रहेंगे। ठीक है, ये मनुष्य में ऐसी चीज़ें होती रहती है, मादा और पुरुषों में। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया है। ये नॉर्मल है, फीमेल का अलग आएगा फिर और मेल का अलग आएगा, यानी कि पुरुष और महिलाओं का अलग अलग आएगा। वो अब आगे के चैप्टर में आएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए ये उत्सर्जन तंत्र था जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है वो उत्सर्जन तंत्र होता है। यहाँ पर आपके वक्र हैं, मूत्रवाहिनियाँ हैं, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है और मूत्र रंध्र। ठीक है, चल इतना तो कवर है ना। चल, दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं, जिससे मूत्र शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। वक्र, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से जो है उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे आपके परिवार है, आप खुद हैं, आपके परिवार में पापा है, मम्मी है, बहन भाई है, तो पूरी फैमिली बना रहे हैं। उसी टाइप से ये 4-5 अंग जुड़ के आपके उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन? वक्र, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, चलिए, कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, यानी कि 1 लीटर से 1.8 लीटर जो है मूत्र कर सकता है 24 घंटे में एक वयस्क व्यक्ति। मूत्र में 95% तो जल होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% जो है आपके अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं। ठीक है, यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना संवेद आता है। संवेद में जल और लवण होते हैं। आपने देखा होगा आपके पसीने में बदबू आती है, बहुत सारी बार खट्टा खट्टा हो जाता है। तो बूझों ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहाँ अधिक पसीना आता है। यह धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण होते हैं। ठीक है ना। क्या स्पेंदन, क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों में रिसकर पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। एक बार पसीना अगर आपके आ गया तो फिर दूसरी बार में वो ठंडा हो जाता है, नमी आ जाती है आपके शरीर में। ठीक है, चलो, कभी कभी किसी व्यक्ति के वक्र काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वक्र के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उनमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उनके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की जो विधि होती है उसे कहते हैं अपोहन, यानी कि अपोहन विधि होती है। डायलाइसिस इसको कहते हैं इंग्लिश में। अपोहन विधि होती है जिसमें क्या होता है, रक्त को छानने की विधि है ये। ठीक है, चलिए, पहली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं? बिल्कुल करते हैं, नॉर्मल सी बात है। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों की निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाते हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया क्या है, प्रमुख है। ठीक है, चलो, पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय फर्स्ट में पहले में आपने पढ़ा कि पादप अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। अध्याय 6 जो कि आप पिछले पढ़ के आए हैं, पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधि को संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंच जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ये सारी चीज़ें आप जब चैप्टर पढ़ते हैं तब आपके दिमाग में चलती होनी चाहिए। जल और खनिजों का आपको परिवहन देखो। पादप मूल जो जड़ें होती है द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करती है। मूलों में क्या होते हैं? मूलरोम होते हैं।
वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल की सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? अब बूजो कह रहा है कि बूजो का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसा कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बूजो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन उत्तक बनाती है। कौन? संवहन उत्तक बनाती है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। क्या करता है? उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्पन्न उत्तक होता है उसे जाइलम कहेंगे, है ना। जल जैसे देख लो, जैसे जाइलम, ठीक है। तो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होगा उसे जाइलम कहेंगे, दारू, ठीक है। चल, जाइलम चैनलों यानी नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का क्या कर देता है? परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है, बिल्कुल करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में करती है, नॉर्मल बात है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन उत्तक द्वारा किया जाता है, जिसे कहते हैं फ्लोएम, यानी कि पोहवाह कहते हैं, ठीक है, पोहवाह, फ्लोएम कहेंगे। यहाँ देखो जाइलम दारू आपको दिख गया होगा, मूल रोम आपको दिख गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखो और भी डायग्राम है जिसमें जल में आप लोगों किसी वृक्ष में जो है पानी की बूंदें आपको जाती हुई दिख रही होगी, ये जाइलम फ्लोएम के कारण जाइलम। हाँ, अब यहाँ पर क्या था देखो, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहेली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हो तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबा देती है। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। क्रियाकलाप 7.3 अपन पढ़ते हैं, देखते हैं जल कैसे प्रवेश कर रहा है। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही और एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बालसम, और एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरना है आपको, उसमें कुछ बूंदें आपको लाल स्याही की डालनी है। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार पर एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र 7.8 में दिखाया गया है, अगले दिन इसका आपको अवलोकन करना है, ठीक है। अगले दिन आपको इसका अवलोकन करना है। यहाँ पर देखो पानी तने से ऊपर को चढ़ता है, तो तने की अनुपस्थ काट जो कि लाल रंग की आपको प्रदर्शित हो रही होगी। क्या शाखी अनुपस्थ काट मतलब कि काट दिया उसको टेढ़ा, ठीक है। थोड़ा सा कास्ट ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर है भी क्या। क्या शाकीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुपस्थ काटिए और इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन आपको करना है। अब हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। कक्षा 6 में आपने पढ़ा, कक्षा 6 में मैंने पढ़ाया था, आप लोग वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की वीडियो आप लोग जरूर देखें। कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं, ठीक है। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। बुझो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो देखो, सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण यानी कि खिंचाव विकसित होता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रा यानी कि नली से जल का चूषण करते हैं। आप लोगों ने फ्रूटी वगैरह पी होगी, है ना, नारियल पानी पिया होगा, उसी टाइप से आप लोग, तो आप लोग देखते होंगे नलची जो रहती है वो बिल्कुल सूख जाती है, चिपक जाती है, तो वो चूषण, अभिकर्षण, ठीक है, खिंचाव। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायक होता है। इसमें देखो बहुत सारे प्रमुख शब्द यहाँ पर काम आए जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखो, धमनी, रक्त, रक्त वाहिनियाँ, केशिका, है ना, परिसंचन तंत्र, डायलाइसिस, अपोहन, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, हृदय स्पंदन, वक्र, गुर्द्रा, है ना, फ्लोएम, पोहवाह, प्लाज्मा, पट्टिकाणु, नाड़ी स्पंदन, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेथोस्कोप, पसीना, स्वेद,
है ना, उत्तक, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, शिरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जाइलम को दारू भी बोलते हैं और फ्लोएम को पोषवाह बोलते हैं। अब ये जो नीले कलर में आपको दिख रहा है ना, आपके क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पुटअप होते हैं। ठीक है, देखो अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को भोजन ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। ठीक है, परिसंचन तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती है। क्या क्या? हृदय और रक्त वाहिनियां। मानव शरीर में रक्त धमनियां और शिराओं में प्रवाहित होता है और हृदय पंप की तरह क्या करता है? कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत यानी कि रेड ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्ण युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर आपसे पूछ ले रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, किसी वयस्क व्यक्ति का जो हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पंदन कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त को क्या करती है? ले जाती है। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में ले आती है। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादकों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, उत्सर्जन। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वक्र होते हैं, 2 मूत्रवाहिनियां होती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है ना। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट, छिपकली अर्धधन यानी कि सेमी सॉलिड रूप से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक सोहन उत्तक द्वारा ले जाए जाते हैं। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो, पादप के विभिन्न भागों में भोजन का जो परिवहन है वो फ्लोएम करेगा, जल का परिवहन जाइलम करेगा। समझ गए? चल, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है यानी कि खिंचाव, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं और ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लें, ये 7वीं क्लास के ही ये क्वेश्चन करेंगे। जो कंपटीशन वाले हैं वो सभी भी इसको करके जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में से एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। NCERT मस्ट बी इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो? तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग जरूर इनको देखें, स्पीड पे देख लें। मैं ये नहीं कहता कि टिक 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 आप लोग देखें, स्पीड 2x पे करके देखो, पर समझ में आ जाए आपको कि हाँ पाठ क्या कहना चाहता है। ठीक है ना। अगला चैप्टर अगली वीडियो में आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।